सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की आरोह भाग 2 की कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित। उसके साथ ही कुंवर नारायण के व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन करेंगे और उनकी कविता के बहाने का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुंवर नारायण एक साहित्यिक विभूति, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और काव्य संवेदनाओं का गहन अन्वेषण हम इस कक्षा में करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय से। तटस्थ वितराग दृष्टि के धनी कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। सन 2017 को दिल्ली में कुंवर नारायण जी का निधन हुआ। काव्य रचना की बात करें तो काव्य लेखन की शुरुआत कुंवर नारायण ने 1950 के आसपास की। कुंवर नारायण जी जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव में मूल रूप से उभर कर सामने आया है। काव्य शैली की बात करें तो हमारे कुंवर नारायण जी के 3 पक्ष हमें यहाँ दिखाई देते हैं। प्रथम पक्ष है नगर संवेदना, दूसरा पक्ष है संयम और तीसरा पक्ष है परिष्कार। शुरुआत करते हैं नगर संवेदना के साथ। विवरण इसमें न के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंग्यता के साथ में इसमें प्रकट हुआ है। संयम की बात करें तो व्यर्थ के उलझाव और अखबारी सतहीपन से कुंवर नारायण जी हमेशा दूर रहे। परिष्कार साफ सुथरापन और यथार्थ का खुरदरापन दोनों का सहज सौंदर्य इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं के बराबर मिलते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण और बीज शब्द की बात करें तो यहाँ पर 3 रूप में हमारे सामने आया है। प्रथम संशय, दूसरा संभ्रम और तीसरा प्रश्नानुकूलता। संशय की बात करें तो बनी बनाई धारणाओं पर प्रश्न उठाना कुंवर नारायण जी के साहित्य में हमें दिखाई देता है। संभ्रम की बात करें तो यांत्रिकता और आधुनिकता के दबाव में मानव मन की स्थिति को वो सभ्रम के साथ में प्रस्तुत करते हैं। प्रश्नानुकूलता की बात करें तो उन्होंने इसके अंतर्गत जीवन के यथार्थ को गहराई से टटोलने की बेचैनी उनके साहित्य में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। कुंवर नारायण जी के कृतित्व के विविध आयाम यहाँ पर प्रस्तुत है। उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया प्रमुख रूप से उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। शुरुआत करते हैं उनके प्रबंध काव्य आत्मजयी से। आत्मजयी जिसने उन्हें भरपूर प्रतिष्ठा प्रदान की। काव्य संग्रह की बात करें तो 1956 ईस्वी में उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह, उसके पश्चात परिवेश, हम तुम, उसके बाद अपने सामने, फिर उनकी रचना आई कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। इसी के साथ हम बात करेंगे उनके कहानी संग्रह की। तो कहानी संग्रह के अंतर्गत उन्होंने आकारों के आसपास की रचना की। समीक्षा व अन्य साहित्य की बात करें, आज और आज से पहले और मेरे साक्षात्कार उनकी प्रमुख रचनाओं में गिना जाता है। साहित्यिक सम्मान की बात करें तो कुंवर नारायण जी को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें उनकी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। कबीर सम्मान के साथ ही उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और प्रेमचंद पुरस्कार, कुमार आसान पुरस्कार से सम्मानित होने का उन्हें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कुंवर नारायण जी के साहित्य की अथाह विस्तृत स्वरूप को प्रदर्शित करता है। कुंवर नारायण जी कवि यात्रा की बात करें तो कविता के बहाने और बात सीधी थी, पर सीमा से असीमता और जटिलता से सहजता की ओर उनकी रचनाओं में प्रमुख अन्वेषण के रूप में हमारे सामने आता है। पाठ्यक्रम अन्वेषण 2 विशिष्ट कविताएं हमारे इसमें ली गई है। इनमें प्रथम कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। यदि हम उनके संग्रह की बात करें तो उनके काव्य संग्रह इन दिनों से कविता के बहाने कविता ली गई है और उनका काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं, जिसमें से
बात सीधी थी पर ये कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। यदि हम इन दिनों की बात करें तो उसका केंद्रीय भाव है यांत्रिकता के दबाव में कविता के अस्तित्व पर आशंकाओं के बीच कविता की अपार संभावनाओं की खोज। उनकी दूसरी रचना बात सीधी थी जिसका केंद्रीय भाव है भाषा की सहजता और कथ्य तथा माध्यम के बीच के द्वंद्व को उन्होंने इस अपनी रचना में उभारा है। अब हम शुरुआत करते हैं उनकी रचना कविता के बहाने की, जिसमें यांत्रिकता बनाम रचनात्मक ऊर्जा का स्वरूप हमारे सामने आता है। शुरुआत कवि की चिंता से करते हैं, उसके बाद कवि का उत्तर और फिर मूल संदेश। इन 3 रूपों में ये कविता हमारे सामने आती है। कवि की चिंता की बात करें तो आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। क्या यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व मिट जाएगा? ऐसा मन में आता है। उसका उत्तर देखिए कवि के द्वारा। ये कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल और बच्चे के खेल पर आधारित है। मूल संदेश की बात करें तो जहाँ कहीं रचनात्मकता ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। चाहे वे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा हो, किसी भी प्रकार की सीमा से परे जाकर के कविता का जो रस है, वो संसार में चारों तरफ फैलता है। असीम संभावनाओं की यात्रा। देखिए, कविता के बहाने के अंदर चिड़िया, फूल और बच्चे के माध्यम से उन्होंने अपनी रचना को प्रस्तुत किया है। शुरुआत करते हैं उनकी रचना से। चिड़िया के अंदर देखिए, कविता एक उड़ान है। जिस प्रकार चिड़िया अपनी उड़ान के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती है, उसी प्रकार हमारी कविता भी अपने स्वरूप को पूरे संसार में आनंद के रूप में प्रस्तुत करती है। फूल की बात करें तो कविता एक खिलना है, फूल के बहाने बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बच्चे, कविता एक खेल है। यहाँ पर कविता की तुलना बच्चे के खेल से की गई है। जिस प्रकार बच्चे के खेल की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार कविता की भी कोई सीमा नहीं है, ये असीम है। प्रकृति की परिणति बनाम सपनों की असीमता। यहाँ पर हम बात करेंगे 3 रूपों में, चिड़िया की उड़ान के रूप में, उसके साथ ही फूल के खिलने के रूप में और बच्चे के खेल के साथ हम कविता की तुलना करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीमा की। उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है। अभी हमने चर्चा की कि चिड़िया जब एक बार उड़ना शुरू करती है तो कुछ समय पश्चात पुनः वो धरती पर पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर फूल की बात करें तो उसकी परिणति निश्चित है, अर्थात जब फूल खिलता है और उसकी सुगंध फैलती है तो कुछ समय बाद फूल मुरझा जाता है और उसका मुरझाना पहले से तय है। बच्चे के खेल की बात करें तो बच्चे के खेल की कोई सीमा नहीं है, उसके सपने असीम हैं। अब हम बात करेंगे प्रभाव की। तो देखिए, चिड़िया की उड़ान का प्रभाव एक घर से दूसरे घर तक, अर्थात चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमित है। इसी प्रकार फूल का खिलना, अपनी महक कुछ समय तक फूल बिखेरता है और उसके बाद मुरझा जाता है। इसी प्रकार बच्चे के खेल की बात करें तो जड़, चेतन, अतीत और उसके साथ वर्तमान, भविष्य सबको एक कर देता है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चे की तुलना किस प्रकार कविता से यहाँ की जा रही है, वो पूर्णतया सटीक बैठती है। अब हम दूसरी कविता की बात करते हैं, बात सीधी थी पर। कथ्य और माध्यम का द्वंद्व इस कविता में दिखाई देता है। इस कविता को 3 रूपों में प्रस्तुत किया गया है। पहले हमारे सामने मूल समस्या को बताया गया है, फिर उसके परिणाम को बताया गया है और उसके बाद कवि अपना संदेश प्रस्तुत करता है। देखिए, मूल समस्या क्या है यहाँ कथ्य और भाषा की। अक्सर हम अपनी सीधी बात को प्रभावी बनाने के लिए भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, अर्थात अपनी बात को कहने के लिए, उसे प्रभावी बनाने के लिए हम अनावश्यक उलझाव में फंस जाते हैं और उसके बाद जो उस बात का प्रभाव है वो कम हो जाता है। परिणाम देखिए, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, बात और भी पेचीदा होती चलती चली जाती है और जिस मूल रूप में हम अपनी बात पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं वो उस रूप में नहीं पहुंच पाती।
अब देखिए यहाँ पर कुंवर नारायण जी का संदेश। अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना है। इसके लिए किसी अतिरिक्त दबाव या मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये एक सहज प्रक्रिया है। कविता की रचना एक अपने आप में एक सहज प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कवि अपने भावों को प्रस्तुत करता है। अब देखिए बात सीधी थी कविता में जोर जबरदस्ती और अर्थ की मृत्यु, किस प्रकार हम अनावश्यक भावों को समावेश करते हैं कविता में और उसका जो मूल अर्थ है वो समाप्त हो जाता है। शुरुआत करते हैं। प्रथम देखिए पहला है कठिन प्रयास। पेंच को धैर्य से खोलने की बजाय बेतरह कसना। तमाशाबीनों की वाह वाह के लिए यहाँ पर कवि ने कविता की तुलना एक पेंच से की है, एक कील से की है। यहाँ पर तुलना कि जिस प्रकार बोर्ड को बनाने के लिए जो मिस्त्री है वो उस बोर्ड को ठोकता है, पहले छेद करता है और जब वो वहाँ कील को अंदर उसमें घुमाता है, जब वह घूम नहीं पाती है तो वो हथौड़ी लेकर के उसको ठोक देता है। बस यही प्रयास है उसका कि वो कील भी अपने मूल उद्देश्य से घूम जाती है और वो दीवार भी नुकसान पहुँचता है उस दीवार को भी। फिर देखिए जबरदस्ती की बात करें तो शब्दों के साथ अनुचित छेड़छाड़ को लिया गया है। चूड़ी मर जाना यानी बात कथ्य का मूल प्रभाव और अर्थ का नष्ट हो जाना। इसके पश्चात देखिए चौथा रूप इसका बेकार घूमना और इसका परिणाम देखिए भाषा का प्रभावहीन और अर्थहीन होकर रह जाना। जो अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है वो भाषा और जिस परिणाम की हम अपेक्षा करते हैं वो परिणाम हमें नहीं मिलता है। अब यहाँ कविता की तुलना कील की तरह ठोकना और भाषा की सहूलियत इन दोनों के बीच में देखिए किस प्रकार से कवि ने तुलना की गई। देखिए हार कर बात को वहीं छोड़ देना। इधर भाषा की बात करें तो बात शरारती बच्चे की तरह पूछती है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? देखिए वहां पर क्या स्थिति होती है, ऊपर से ठीक-ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न कोई ताकत थी। अर्थात जिस कील को हमने ज़बरदस्ती दीवार में ठोका गया था, उसका कसाव समाप्त हो गया। यहाँ देखिए स्थिति हर बात के लिए एक नियत शब्द होता है और जब हम उस नियत शब्द से भटक जाते हैं, तो हमारी जो कविता का अर्थ है, वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आगे फिर पुनः इस तरफ देखिए ये भाषा का केवल बाहरी आडंबर हमें दिखाई देता है। यहाँ हम बात करें तो भाषा को सहजता से प्रयोग करना ही सच्ची कला है। कुंवर नारायण जी ने ये बात स्पष्ट रूप से बताई है कि हम कविता में इधर-उधर बाहरी भटकाव की बजाय उसके मूल अर्थ की तरफ ध्यान दें और शब्दों को अधिक से अधिक रूप में सरलता के साथ प्रस्तुत करें। बिंब और मुहावरे एक दृष्टि में यहाँ देखिए इस कविता के अंदर जो मुहावरे आए हैं उनको किस रूप में प्रस्तुत किया है, एक एक मुहावरे पर हम ध्यान देंगे। पहला मुहावरा देखिए बात की चूड़ी मर जाना, उसके लिए सामने उसका अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना। इसी प्रकार हम दूसरे मुहावरे की तरफ देखें, बिंब योजना देखिए कितनी स्पष्ट है कि बात की पेंच खोलना। यहाँ पर उसका अर्थ है बात को सहज और स्पष्ट करना। इसी तरह बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। इस मुहावरे का प्रयोग देखिए बात का पकड़ में न आना। इसी प्रकार आगे बात करेंगे हम पेंच को कील की तरह ठोक देना कि जो पेंच है उसे कील की तरह जबरदस्ती जब दीवार में हथौड़ी से ठोक दिया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि बात में कसाव या गहराई का न होना। उसमें जो हम अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहते हैं वो उस मूल रूप से भटक जाती है और वो केवल शब्दों के जाल में उलझ कर रह जाती है। अब यहाँ पर देखिए बिंब योजना बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, ये बात का बन जाना है। आज के समय में कविता का वजूद, यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या कविता इस यांत्रिकता के दौर में बनी रहेगी या अपना स्वरूप खो देगी? तो यांत्रिकता का दबाव देखिए, वर्तमान समय में मशीनीपन का अत्यधिक दबाव, ये आशंका जन्म लेती है कि क्या कविता का अस्तित्व बचेगा अथवा कविता समाप्त हो जाएगी। तो उसका यहाँ पर जवाब दिया कवि ने, कुंवर नारायण जी ने, कि कविता की अपार संभावनाएँ हैं। ऐसे संशय के बीच जहाँ कविता अपनी असीम संभावनाओं को टटोलने का अवसर हमें प्रदान करती है।
कविता के बहाने इसी खोज की एक जीवंत यात्रा है जो हमारे सामने प्रस्तुत कुंवर नारायण जी ने की है। कविता के बहाने अन्वेषण को हम 3 चरणों के रूप में यहाँ प्रस्तुत करेंगे। देखिए, पहला चरण चिड़िया की उड़ान के रूप में है, दूसरा चरण फूल का खिलना इस रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसी के साथ में देखिए तीसरा चरण बच्चे का खेल। इन 3 रूपों में, इन 3 चरणों में हमने इसको प्रस्तुत किया है। अब इसका हम अर्थ देखेंगे कि किस प्रकार इसका अर्थ दिखाई देता है। देखिए, पहला चरण चिड़िया की उड़ान, प्रकृति और भौतिक सीमा। कि चिड़िया की उड़ान निश्चित है, एक निश्चित क्षेत्र में वो उड़ान भरती है और पुनः वो ज़मीन पर आ जाती। फूल का खिलना देखिए, सौंदर्य और समय की सीमा। यहाँ पर फूल के खिलने का एक निश्चित समय है, उसका निश्चित सौंदर्य और उसके बाद वो फूल मुरझा जाता है, उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तीसरे चरण में देखिए, बच्चे के खेल की यदि हम बात करें तो किस प्रकार से बच्चा अपने खेल के माध्यम से असीम संभावनाओं के साथ आगे बढ़ता है। रचनात्मक ऊर्जा और असीमता यहाँ दिखाई देती है। ये कविता जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली एक यात्रा के रूप में हमारे सामने आती है। इसके पश्चात देखिए, यहाँ पर 3 चरण हम जो पिछली स कक्षा में पिछली बार हमने जो देखे थे 3 चरण, उनमें से प्रथम चरण है उड़ान की सीमा बनाम कल्पना की असीमता। चिड़िया की उड़ान भौतिक रूप से सीमित है, एक निश्चित दूरी और ऊँचाई के बाद वो थक जाती है और पुनः वो ज़मीन पर आ जाती। इसी प्रकार हम बात करें कविता की उड़ान की, कविता कल्पना के पंख लगा कर के उड़ती है। ये इस घर से उस घर तक बिना किसी भौतिक बाधा के पहुँच जाती है। अर्थात कविता को आगे बढ़ने में और उसे पाठकों तक पहुँचने में किसी प्रकार की कोई सीमा, बंधन हमारे सामने नहीं आता है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया की उड़ान निश्चित है, सीमाओं में बंधी हुई है, लेकिन कविता की उड़ान अनिश्चित है। अब हम दूसरे चरण की बात करेंगे, समय का प्रभाव और शाश्वत महक। देखिए, फूल का खिलना सुंदर है, परंतु उसका जीवन काल, परिणति निश्चित है, अर्थात एक निश्चित समय के बाद में वो फूल मुरझा जाएगा। कविता का खिलना की बात करें तो कविता विचार और भाव के रूप में ये खिलती है, ये समय की सीमाओं को परे ले जाती है, समय की सीमाओं के पार है। युगों युगों तक बिना मुरझाए महकती रहती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इसी प्रकार तीसरा चरण देखिए, रचनात्मक ऊर्जा का कोई बंधन नहीं है। समय, स्थान और भेदभाव, इन 3 रूपों में हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, बच्चों के खेल में किसी सीमा या बंधन का कोई स्थान नहीं होता है। उनके सपने असीम होते हैं, उनकी कल्पनाएँ असीम होती है, उनकी उड़ान विस्तृत होती है और वो विस्तृत संसार में कल्पना के रूप में लगातार उड़ते रहते हैं। जिस प्रकार बच्चा खेलते समय सब घर एक कर देता है, अर्थात भेदभाव को मिटा देता है, उसी प्रकार कविता शब्दों का एक असीम खेल है। जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, वो बंधन समाप्त हो जाते हैं। अब हम तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे सीमा से असीमता का। देखिए, तुलना किस आधार पे? विस्तार और उड़ान के आधार पर, समय के प्रभाव के आधार पर और रचनात्मक ऊर्जा के आधार पर। चिड़िया की बात करें तो भौतिक और सीमित है इसकी उड़ान। उसी प्रकार यदि हम फूल की बात करें तो उसकी अपनी क्यारी तक ही वो सीमित है, उसके जो सुगंध है वो सीमित क्षेत्र में फैलती है और उसके बाद में वो नष्ट हो जाती। बच्चा और कविता की बात करें तो कल्पना की असीमितता उड़ान, यानी कि कल्पना की उड़ान असीमित है। दूसरी जो तुलनात्मक चर्चा है वो समय के प्रभाव को लेकर के, चिड़िया की आयु निश्चित है। इसी प्रकार फूल का मुरझाना और नष्ट होना ये निश्चित है। इसी प्रकार हम बात करें बच्चे के खेल की तो कालजयी है और युगों तक उसकी महक बरकरार रहती है, कविता की महक कभी समाप्त नहीं होती। रचनात्मक ऊर्जा की बात करें तो प्राकृतिक वृत्ति है और फूल के अंदर ये एक प्राकृतिक चक्र के रूप में आती है। पहले कली, उसके बाद पुष्प, उसका सुगंध का बिखरना और अंत में मुरझा जाना। इसी प्रकार कविता की बात करें बच्चे के साथ में सीमाओं को तोड़ने वाली एक असीम ऊर्जा के रूप में हमारे सामने आती है। कविता केवल बच्चे के खेल के समान है, जहाँ सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही
जानें। अब हम बात करेंगे दूसरी कविता की, बात सीधी थी पर। कथ्य और माध्यम का द्वंद हमें यहाँ साफ दिखाई देता है। ये यहाँ पर बात है और उसकी भाषा है। यानी बात सीधी है, सरल है, लेकिन उसे भाषा में उलझाया गया है और जो उसका मूल रूप है, उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया है। बात कथ्य, कवि के मन का सीधा, सरल और मूल विचार है। भाषा की बात करें तो माध्यम विचारों को व्यक्त करने का साधन है। यहाँ पर हम बात करें चमत्कार और वाह-वाह पाने की कोशिश में एक सरल बात भी भाषा के जटिल चक्कर में फँस कर के टेढ़ी हो जाती है। शब्द और अर्थ की बात करें यहाँ पर तो यांत्रिक बिंब, पेंच और खाँचे की बात हम करेंगे। देखिए यहाँ पर शब्द, हर बात के लिए कुछ खास शब्द निहित है। इसी प्रकार अर्थ और कथ्य की बात करें तो जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खाँचा होता है, सही बात का सही अर्थ से जुड़ना ही अच्छी कविता है। जब ऐसा होता है तो किसी अतिरिक्त दबाव या मेहनत की आवश्यकता नहीं होती और वह सहूलियत से कस जाता है। अर्थात वो अपने मूल भाव को प्रकट कर देती है, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं आता, न सीमा का बंधन है, न समय का बंधन है, न परिस्थितियों का बंधन है। भाषा का उलझाव, बात की चूड़ी मर जाना, ये हम इसको 3 चरणों के रूप में भाषा के उलझाव को स्पष्ट करेंगे। भाषा को उलटने, पलटने, तोड़ने-मरोड़ने से बात और अधिक पेचीदा हो जाती, अर्थात जटिल हो जाती। दूसरा चरण है, ज़ोर-ज़बरदस्ती करने से बात का जो मूल प्रभाव है, उसका जो अर्थ है, वो समाप्त हो जाता है। तीसरा चरण, अब वे बात भाषा के भीतर बिना किसी उद्देश्य के बेकार घूमने लगती है, ठीक वैसे ही जिस प्रकार चूड़ी घिस जाने पर पेंच खाँचे में व्यर्थ घूमता रहता है, उसी प्रकार उस भाषा का जो मूल अर्थ है, वो समाप्त हो जाता है। तमाशाबीनों की शाबाशी और कील का ठोकना। देखिए किस प्रकार से कवि पेंच को धैर्य से खोलने, सुलझाने की बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था, क्योंकि उसे सुनाई दे रही थी दर्शकों की झूठी वाहवाही और इसी झूठी वाहवाही के लिए वो अपने जो मूल अर्थ से भटक गया। हारकर कवि ने उस प्रभावहीन बात को कील की तरह ठोक दिया, अर्थात अब उसका कसाव नष्ट हो गया। ऊपर से ये बात भले ही ठीक-ठाक दिख रही हो, लेकिन अंदर से इसमें न तो कोई कसाव है, ना कोई गहराई है और न किसी प्रकार की कोई ताकत या उसका प्रभाव नहीं है, प्रभाव नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार से देखिए एक शरारती बच्चे का प्रश्न है भाषा की सहूलियत से। बात ने एक शरारती बच्चे की तरह कवि के निरर्थक भाषाई खेल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? ये बच्चे की बात है जो उसने कवि के माध्यम से प्रस्तुत की है कि क्या तुम अपनी भाषा को सरल शब्दों में मूल अर्थ में प्रस्तुत नहीं कर सकते थे? अर्थात देखिए भावों को व्यक्त करने के लिए क्लिष्टता की जगह नहीं है, बल्कि भाषा की सादगी, उसकी स्वाभाविकता और सहजता की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष देखिए, संयम और परिष्कार के अमर हस्ताक्षर कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की कविता ये सिद्ध करती है कि गहन वैचारिक मंथन के लिए क्लिष्ट भाषा की आवश्यकता नहीं है। या रचनात्मकता होती है, वहाँ जड़ और चेतन की सीमाएं मिट जाती है। कविता के बहाने में ये बताया गया है। सच्चा संप्रेषण शब्दों के खेल में नहीं, बल्कि भाषा को सहूलियत से बरतने में है। ये उन्होंने अपनी दूसरी कविता बात सीधी थी में बताया है। भाषा की सहजता ही विचारों की सच्ची ताकत है। आज की इस कक्षा में हमने अध्ययन किया कुंवर नारायण की व्यक्तित्व, कृतित्व, उसके साथ ही उनकी दोनों कविताएँ, कविता के बहाने और बात सीधी थी, इसका मूल भाव स्पष्ट किया और इन दोनों के माध्यम से हमने ये प्रयास किया कि हम किस प्रकार भाषा को सरलता से प्रयुक्त करें ताकि वो एक अच्छी और सच्ची कविता बन सके। धन्यवाद।